अब हम अपनी स्टडी को जारी रखते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे टू डायमेंशनल कन्फॉर्मल फील्ड थियरीज़ की। अब चूंकि हम टू डायमेंशंस में बात कर रहे हैं, तो हम दो कोऑर्डिनेट्स को चूज़ करेंगे, और वो दो कोऑर्डिनेट्स, उनको मैं नाम दूंगा x0 और x1। अब हालांकि ये कोऑर्डिनेट्स देखने से ऐसा लगता है कि इनमें से एक टाइम कोऑर्डिनेट है और एक स्पेस कोऑर्डिनेट है, लेकिन एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ यूक्लिडियन QFT की, यूक्लिडियन CFT की, जिसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक टेंसर है वो सिंपली ज़ीरो वन सॉरी 1 0 0 और 1 है इन कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो मैं अभी तक टाइम और स्पेस टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ। अब ये कह सकते हो कि जिस स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ उसको हम R2 भी कह सकते हैं, यानी कि रियल नंबर टाइम्स रियल नंबर्स, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। सो अब होगा ये कि इस पर्टिकुलर थियरी के अंदर हम ये देखेंगे कि जो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस की जो कंडीशन है वो क्या बनती है। तो अगर हम कुछ वीडियोस पहले रिकॉल करें, हमने देखा था कि कुछ वीडियोस पहले कि कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस, अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इन्फिनिटेसिमली कि इट्स एक्स म्यू गोज़ टू एक्स म्यू प्लस एप्सिलॉन म्यू, जो कि डिपेंड करता है एक्स पे। तो जो कन्फॉर्मल कंडीशन थी एप्सिलॉन की टर्म्स में, वो ये थी कि पार्शल म्यू एप्सिलॉन नॉट प्लस पार्शल न्यू एप्सिलॉन म्यू is 2 over d is equal to 2 over d g mu nu into rho partial rho epsilon rho, right। अब इसमें d जो है वो नंबर ऑफ डायमेंशंस है। सो अब अगर हम ऊपर वाले दो कोऑर्डिनेट्स यूज़ करें और d को 2 पुट करें, सो पुट d इज इक्वल टू 2, और हम अब डिफरेंट म्यू और न्यू वैल्यूज़ के लिए देख सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या बनती है। सो इफ़ म्यू एंड इज इक्वल म्यू इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू 0, दिस थिंग, तो ऊपर वाली इक्वेशन बनती है कुछ इस तरह से। 2 ओवर डी ख़त्म हो जाएगा बिकॉज डी इज इक्वल टू 2, सो जी म्यू म्यू इनटू दिस कॉन्ट्रैक्शन। अब ये कॉन्ट्रैक्शन पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये कॉन्ट्रैक्शन है इक्वल इसके जी रो म्यू दिस थिंग। सो इसमें सिर्फ दो टर्म्स आती हैं, एक तो जब रो और न्यू दोनों ज़ीरो है, और एक जब रो और न्यू दोनों 1 है, बिकॉज मैट्रिक जो है वो डायगोनल है। सो 0 0 प्लस 1 1, राइट। सो अब इस रिज़ल्ट को अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, अगर इस रिज़ल्ट को मैं यहाँ पे यूज़ करूँ ऐसे, तो इक्वेशन कुछ यूँ बनती है कि 2 टाइम्स दिस थिंग इज़ इक्वल टू जी 0 0, जो कि 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्शन आएगी, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि दिस इक्वेशन इज़ ट्रू। तो ये पहली इक्वेशन आ रही है जो कि म्यू और न्यू को दोनों ज़ीरो पुट करके आ रही है। लेकिन अब आप ये चेक कर सकते हो एज एन एक्सरसाइज कि अगर म्यू और न्यू दोनों 1 के इक्वल हों तब भी यही इक्वेशन आती है, डिफरेंट इक्वेशन नहीं आती है तब भी। दूसरा केस ये है कि अगर म्यू और न्यू अनईक्वल हों, सो न्यू ज़ीरो हो फॉर एग्ज़ाम्पल, और अगर न्यू 1 हो, तो अब जो इक्वेशन बनती है वो कुछ यूँ बनती है। अब इज़ इक्वल टू G01 टाइम्स द कॉन्ट्रैक्शन, इस तरह कुछ आना चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन लिखने की ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज G01 इज़ ज़ीरो, बिकॉज मैट्रिक डायगोनल है। इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन भी सही है। और आप चेक कर सकते हो एज एन एक्सरसाइज कि अगर न्यू 1 हो और म्यू 1 हो और न्यू 0 हो, तब भी यही इक्वेशन आती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ दो इक्वेशंस आ रही हैं कन्फॉर्मल कंडीशन के तहत। एक इक्वेशन जो है वो ये है, दूसरी इक्वेशन जो है वो ये है। इसको बल्कि स्टैंडर्ड तरीका लिखने का कुछ यूँ है 1 एंड 0। तो ये दो इक्वेशंस आ रही हैं कन्फॉर्मल कंडीशन के तहत, राइट। अब इन इक्वेशंस का मतलब क्या है, ये इन इक्वेशंस का मतलब समझने के लिए मैं ये करूँगा कि मैं, चूँकि हम एक प्लेन पे बात कर रहे हैं टू डायमेंशंस में, तो मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस करूँगा सच दैट कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होंगे दे आर x0 एंड x0 और x1। सो मैं डिफाइन कर सकता हूँ z इज़ इक्वल टू x0 प्लस i टाइम्स x1, जिसका मतलब ये है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जो है दैट्स x0 माइनस x1, राइट।
सो इनकी टर्म्स में अगर मैं इन इक्वेशंस को लिखना चाहूँ, इन इक्वेशंस को मैं कह देता हूँ इक्वेशन 1, दोनों इक्वेशंस जो हैं। सो अगर मैं 1 को लिखना चाहूँ z और z बार की टर्म्स में, तो उसके लिए पहले तो मुझे पार्शियल डेरिवेटिव्स चाहिए होंगे z और z बार की टर्म्स में, और उसके अलावा मुझे ये एप्सिलॉन जो है इनको कुछ किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन 1 को। अब चूँकि हमने लिखा था कुछ इस तरह से कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो यूँ है, इसका मतलब ये है कि एक्स नॉट की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो है एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन नॉट, और एक्स वन की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो है एक्स वन प्लस एप्सिलॉन 1। सो अब अगर मैं ये देखूँ कि z की ट्रांसफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, तो z की ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन नॉट, तो ये उसके रियल पार्ट की ट्रांसफॉर्मेशन है, प्लस आई टाइम्स एक्स वन प्लस एप्सिलॉन 1, तो ये उसके इमेजिनरी पार्ट की ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि एक्स नॉट प्लस आई टाइम्स एक्स वन प्लस एप्सिलॉन नॉट प्लस आई टाइम्स एप्सिलॉन 1। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि z प्लस सॉरी आई नहीं है, आई बाहर है, सॉरी यहाँ पे भी नहीं है, बल्कि सॉरी यहाँ है, ये पहले ही ठीक था, सॉरी। सो इट्स एप्सिलॉन, राइट, एप्सिलॉन जो कि z पे भी डिपेंड कर सकता है और z बार पे भी डिपेंड कर सकता है। आपको याद रखने की ज़रूरत है कि पहले मैंने कहा था कि ये ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ये डिपेंड कर सकती हैं तमाम कोऑर्डिनेट्स पे, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि एक्स एप्सिलॉन नॉट जो है ये एक्स नॉट और एक्स वन पे डिपेंड करता है, और ये भी एक्स नॉट और एक्स वन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इसको एप्सिलॉन लिखा है और जब एप्सिलॉन मैंने इसको कहा है एप्सिलॉन नॉट प्लस आई टाइम्स एप्सिलॉन 1, तो एप्सिलॉन जो है वो डिपेंड कर सकता है z और z बार पे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कहना कि ये डिपेंड करता है एक्स नॉट और एक्स वन पे। तो इसी तरीके से जिस तरह हमने ये डिड्यूस किया है कि z गोज़ टू z प्लस एप्सिलॉन जो कि z और z बार पे डिपेंड कर सकता है, जहाँ पे एप्सिलॉन जो है वो इक्वल है एप्सिलॉन नॉट प्लस आई टाइम्स एप्सिलॉन 1। इसी तरीके से आप रिड्यूस कर सकते हो कि z बार गोज़ टू z बार प्लस एप्सिलॉन बार जो कि डिपेंड कर सकता है z और z बार पे, जहाँ पे एप्सिलॉन बार जो है वो है एप्सिलॉन नॉट माइनस आई टाइम्स एप्सिलॉन 1, राइट। सो हमने एप्सिलॉन्स को का एनालॉग ढूंढ लिया है z कोऑर्डिनेट्स में। अब हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। सो हमें पार्शियल नॉट जो है जिसका मतलब है कि पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स नॉट, इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स नॉट z चेन रूल लगा के, और दूसरी टर्म आएगी इस तरीके से। अब मैं एक शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज़ करूँगा। शॉर्ट हैंड नोटेशन ये है कि पार्शियल जब मैं लिखूँ सिर्फ, तो वो होगा पार्शियल ओवर पार्शियल z, और पार्शियल बार का मतलब होगा पार्शियल ओवर पार्शियल z बार। ये कन्फ्यूजन पैदा नहीं करेगा। ऐसा लग सकता है कि पार्शियल को पार्शियल ओवर पार्शियल z की जगह लिखना कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है, लेकिन एक्चुअली नहीं करेगा, राइट। हम देखेंगे ये आगे जाके। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि पार्शियल नॉट इज़ इक्वल टू पार्शियल z ओवर पार्शियल एक्स नॉट पार्शियल प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स बार पार्शियल एक्स z बार ओवर पार्शियल एक्स नॉट पार्शियल बार। सो अब हम ये दो डेरिवेटिव जो हमें चाहिए इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज z इज़ इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आई टाइम्स एक्स वन, और z बार इज़ इक्वल टू z एक्स नॉट प्लस माइनस आई टाइम्स एक्स वन। तो इसका मतलब ये है कि पार्शियल z ओवर पार्शियल एक्स नॉट जो है दैट्स इक्वल टू 1, और इसी तरीके से पार्शियल z बार ओवर पार्शियल एक्स नॉट जो है दैट्स आल्सो 1, जिसका ये मतलब है कि पार्शियल नॉट इज़ जस्ट पार्शियल प्लस पार्शियल बार। तो ये एक इक्वेशन हमें चाहिए होगी। दूसरी बात, हमने पार्शियल 1 को भी इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है। पार्शियल 1 का मतलब है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स वन, एंड दैट्स इक्वल टू पार्शियल z ओवर पार्शियल एक्स वन पार्शियल प्लस पार्शियल z बार ओवर पार्शियल एक्स वन पार्शियल बार। और अगेन मैं ऊपर वाले अगर ये दोनों इक्वेशंस को यूज़ करूँ तो मैं ये देख सकता हूँ कि पार्शियल z ओवर पार्शियल एक्स वन जो है वो है i टाइम्स एक्स वन, राइट। और इसी तरीके से पार्शियल z बार ओवर पार्शियल एक्स वन जो है वो है माइनस आई टाइम्स, सॉरी इट्स आई, जस्ट आई, नॉट एक्स वन नहीं आएगा उसमें डेरिवेटिव में, माइनस आई। तो इसका ये मतलब है कि पार्शियल 1 इज़ इक्वल टू आई टाइम्स पार्शियल माइनस पार्शियल बार। तो ये तीसरी इक्वेशन है जो हमें चाहिए होगी, राइट। तो अब हम देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी उन स्टार्ट में जो कन्फॉर्मल कंडीशंस आई थी उनकी।
सो उसके लिए हमें एक और चीज़ करने की ज़रूरत है। हमने ये डिफ़ाइन किया था कि एप्सिलॉन इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट प्लस आई टाइम्स एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन बार इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई टाइम्स एप्सिलॉन 1। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ से कि एप्सिलॉन नॉट इज़ जस्ट एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन बार ओवर 2 और एप्सिलॉन 1 इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन बार ओवर 2 आई। तो ये भी हमें चाहिए होंगे। तो अब हम पहली इक्वेशन देखते हैं। सो कन्फॉर्मल कंडीशंस में से पहली इक्वेशन मैं लिखने लगा हूँ और उनको उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं z कोऑर्डिनेट्स में। सो पहली इक्वेशन थी पार्शल नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू पार्शल 1 एप्सिलॉन 1। अब इन सब के एक्सप्रेशंस हमारे पास मौजूद हैं। सो पार्शल नॉट जो है वो है पार्शल प्लस पार्शल बार और एप्सिलॉन नॉट जो है वो है एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन बार डिवाइडेड बाई 2। ये इक्वल होना चाहिए आई टाइम्स पार्शल माइनस पार्शल बार, ये पार्शल 1 का एक्सप्रेशन है, और एप्सिलॉन 1 का एक्सप्रेशन है एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन बार ओवर 2 आई, सॉरी, या आई थिंक दैट्स ट्रू। सो आप सबसे पहले तो ये देख सकते हो कि ये आईज कैंसिल हो जाते हैं और ये दोनों साइड से 2 कैंसिल हो जाता है। और जो अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास आता है पार्शल एप्सिलॉन प्लस पार्शल एप्सिलॉन बार प्लस पार्शल बार एप्सिलॉन प्लस पार्शल बार एप्सिलॉन बार इक्वल टू पार्शल एप्सिलॉन माइनस पार्शल एप्सिलॉन बार माइनस पार्शल बार एप्सिलॉन प्लस पार्शल बार एप्सिलॉन बार। तो सबसे पहले तो ये कैंसिल होता है, उसके अलावा ये भी कैंसिल होता है, तो जिससे हमें पता ये लगता है कि एप्सिलॉन पार्शल एप्सिलॉन बार इक्वल्स सॉरी या प्लस, या आई थिंक दैट्स ट्रू, प्लस पार्शल बार एप्सिलॉन इज़ इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बनती है पहली वाली इक्वेशन जो कि ये है। ये वाली इक्वेशन जो है वो z कोऑर्डिनेट्स में कुछ इस तरह से बनती है। अब हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन जो थी कन्फॉर्मल कंडीशंस में से वो कुछ यूँ थी, पार्शल नॉट एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू माइनस पार्शल 1 एप्सिलॉन नॉट। वेल अगेन हम एक्सप्रेशंस पुट करके देखते हैं। सो पार्शल प्लस पार्शल बार एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन बार ओवर 2i equals minus I partial minus partial bar एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन बार ओवर 2। सो अब आप ये देख सकते हो कि सबसे पहले तो 2 कैंसिल होता है दोनों साइड से, ऊपर से ये जो i है अगर मैं इसको दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई करवा दूँ या फिर दोनों साइड पे i से मल्टीप्लाई कर दूँ i और i स्क्वायर, तो पहले तो ये i कैंसिल होगा और i स्क्वायर जो है वो -1 है, तो ये इस माइनस से कैंसिल हो जाता है। अब आप एक्सपेंड कर सकते हो ये एक्सप्रेशन और आपके पास आएगा पार्शल एप्सिलॉन माइनस पार्शल एप्सिलॉन बार प्लस पार्शल बार एप्सिलॉन माइनस पार्शल बार एप्सिलॉन बार। दिस इक्वल्स पार्शल एप्सिलॉन प्लस पार्शल एप्सिलॉन बार माइनस पार्शल बार एप्सिलॉन माइनस पार्शल बार एप्सिलॉन बार। सो अब देखते हैं कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो ये कैंसिल हो रहा है और अगेन ये कैंसिल हो रहा है। और अब आप देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन है ये बनती है पार्शल एप्सिलॉन बार माइनस पार्शल बार एप्सिलॉन इक्वल्स टू 0, राइट। सो ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं जो बॉक्स्ड इक्वेशंस हैं। एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। इसमें आप देख सकते हो कि दो ही क्वांटिटीज़ हैं, एक है पार्शियल एप्सिलॉन बार और एक है पार्शियल बार एप्सिलॉन। ये दोनों की दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं एक इक्वेशन में ये हो रहा है कि इनका सम 0 है और एक इक्वेशन में हो रहा है कि इनका डिफरेंस 0 है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों आइडेंटिकली 0 हैं। ये सिर्फ ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। इससे आप सॉल्व कर सकते हो कि पार्शियल बार एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 एंड पार्शियल एप्सिलॉन बार इज इक्वल टू 0, राइट। तो अगर ये बात सही है तो इसका मतलब ये है कि पार्शियल एप्सिलॉन बार इज इक्वल टू 0 और पार्शियल बार एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। सो ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसका मतलब ये है कि पार्शियल एप्सिलॉन ओवर पार्शियल z बार इज इक्वल टू 0, और ऊपर वाली इक्वेशन का मतलब है कि पार्शियल एप्सिलॉन बार ओवर पार्शियल z इज इक्वल टू 0। सो अब ये दोनों इक्वेशंस क्या कह रही हैं? मैंने कहा था कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन बार दोनों z और z प्राइम पे z बार पे डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन ये इक्वेशंस ये कह रही हैं कि जो एप्सिलॉन है वो z प्राइम पे डिपेंड नहीं करता और एप्सिलॉन बार जो है वो z पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं z की वो हैं z गोज़ टू z प्लस एप्सिलॉन, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन z ओनली, एंड z प्राइम goes to z bar goes to z bar plus epsilon bar, लेकिन it depends only on z bar and not z। सो इस कंडीशन को हम होलोमॉर्फिसिटी कंडीशन भी कहते हैं। होलोमॉर्फिसिटी कंडीशन का मतलब ये है कि इफ़ z इज़ ट्रांसफॉर्म्ड बाय एनी फंक्शन जिसकी इन्फिनिटेसिमल फॉर्म ये है,
सो ये फंक्शन जो है ये z बार पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, राइट। इसको हम होलोमॉर्फिसिटी कंडीशन भी कहते हैं। इसको एक और तरीका है देखने का। इसका तरीका ये है कि अगर सपोज़ करो कि z जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसी भी फंक्शन से, राइट, और अगर वो ये होलोमॉर्फिसिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो ये जो फंक्शन होता है f, इसको हम कहते हैं एनालिटिक या होलोमॉर्फिक फंक्शन, ठीक है। सो f इज़ एनालिटिक और होलोमॉर्फिक, राइट। तो एनालिटिक का मतलब ये भी होता है कि इस फंक्शन के डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, इन्फिनिटली मैनी डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। और होलोमॉर्फिक जो है वो एनालिटिक कहने का ये एक और तरीका है। और ये जो होलोमॉर्फिसिटी कंडीशन है इसको कभी कभी, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इसको कभी कभी कॉशी-रीमान कंडीशंस भी कहते हैं। कॉशी-रीमान कंडीशंस कई दफ़ा इस तरह से भी लिखी जाती हैं कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स x और y हैं, और अगर f ऑफ z यानी कि x z मैप हुआ है किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर पे, उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो u और v हैं, तो u x इज़ इक्वल टू वी वाई और u y इज़ इक्वल टू माइनस वी एक्स, इनको भी कॉशी-रीमान कंडीशंस कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अगर आपने पढ़ा हो ग्रेजुएट अपनी अंडरग्रेड में तो आपने ये ज़रूर पढ़ी होंगी। लेकिन ये जो तरीका है लिखने का, ये भी कॉशी-रीमान कंडीशन है। आप इन कंडीशन से, ये जो मैंने नीचे लिखी हैं ये दोनों, इनसे ये डिराइव कर सकते हो ऊपर वाली कंडीशन, ठीक है। सो ये मुश्किल नहीं है कोई, ये दोनों इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं। सो इसका मतलब ये है कि हमें ये अभी तक ये समझ आई है कि टू डायमेंशंस में कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब ये है कि जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस हैं जो कि z को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, दे हैव टू बी एनालिटिक फंक्शंस या होलोमॉर्फिक फंक्शंस। और जितने भी z बार को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उनको हम कहते हैं एंटी होलोमॉर्फिक फंक्शंस। सो वो फंक्शंस जो कि z बार पे डिपेंड ना करें, दे आर कॉल्ड होलोमॉर्फिक, और वो फंक्शंस जो z पे डिपेंड ना करें उनको हम कहते हैं एंटी होलोमॉर्फिक, राइट। अब आप ये देख सकते हो कि सॉरी, कि ये जो z है ये ट्रांसफॉर्म होता है इस तरह से कि इट गोज़ टू सम फंक्शन जिसकी इन्फिनिटेसिमल फॉर्म ये है कि z प्लस सम स्मॉल थिंग जो कि z पे डिपेंड करती हो, राइट। इसकी फाइनाइट फॉर्म जो है वो f ऑफ z है, एनी फंक्शन, और z बार जो है इट ट्रांसफॉर्म्स लाइक दिस, और इसकी फाइनाइट फॉर्म जो है वो है f बार कर लेते हैं इसको, राइट। तो ये ऐसा दिखने में ऐसा लग रहा है कि दे ट्रांसफॉर्म इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ठीक है। हालांकि z बार जो है वो कॉन्जुगेट है z का, लेकिन इट लुक्स लाइक एज इफ के z और z बार जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के, तो ट्रांसफॉर्म इंडिपेंडेंटली होते हैं, राइट, हैं तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट। सो अब आगे जाके बेसिक एग्जांपल्स हम देखेंगे कि जिनसे ये पता लगेगा कि z और z बार जो है वो दे ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। सो कैलकुलेशंस में कई दफ़ा ईज़ ऑफ कैलकुलेशन के लिए ये किया जाता है कि हम z और z बार को इंडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज्यूम करते हैं, और हाँ कभी कभी हमें ऐसा करना पड़ता है हमें कि z और z बार को हमें इस तरह से रिलेट करना पड़ता है कि z बार इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ z। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि z एंड z बार are sometimes assumed as independent complex numbers, right। और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इसका मतलब है कि अगर आपके पास दो इंडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो इसका मतलब है कि जिस स्पेस को आप स्टडी कर रहे हो दैट्स c टाइम्स c, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं आपके पास, यानी कि जिस स्पेस में आप स्टडी कर रहे हो, जो स्पेस को आप स्टडी कर रहे हो अब, उसमें एक पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। इसलिए इस स्पेस को आप c टाइम्स c भी कह सकते हो या फिर c2 भी कह सकते हो, c टाइम्स c भी कह सकते हो, राइट। लेकिन कभी कभी हमें एज्यूम करना पड़ता है कि z और z बार जो है वो z का कॉन्जुगेट है। लेकिन मैं सिर्फ ये इसलिए हेड स्टार्ट दे रहा हूँ क्योंकि हमें कई दफ़ा ऐसा करना पड़ेगा कि z और z बार जो है वो इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के। ओके, सो अब हम एक और चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं कि z चूँकि ट्रांसफॉर्म हो रहा है होलोमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन से, तो
तो हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि होलोमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं उनके जनरेटर्स क्या होते हैं, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन के जनरेटर्स तो फाइंड करना आसान है। सो हमें ये पता है कि z जो है infinitesimally it goes to z plus some function that's holomorphic। एप्सिलॉन जो है वो चूँकि सिर्फ z पर डिपेंड करता है, इसका मतलब है कि दिस फंक्शन इज़ होलोमॉर्फिक। इसका मतलब ये है, एंड आई होप कि आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से ये याद हो कि लॉरेंट सीरीज़ क्या होती है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे दूँ आपको, एग्जांपल नहीं बल्कि सिर्फ एक रिमाइंडर दे दूँ आपको कि टेलर सीरीज़ में जिस तरह से एक आर्ग्यूमेंट के की पॉजिटिव पावर्स आती हैं, लॉरेंट सीरीज़ में नेगेटिव पावर्स भी आ सकती हैं। यानी कि पावर जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, राइट। सो इसका मतलब ये है कि होलोमॉर्फिक फंक्शन अगर है एप्सिलॉन ऑफ जेड, तो इसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ एक लॉरेंट सीरीज़ के अंदर। उसके कोएफिशिएंट्स को मैं कहूँगा एप्सिलॉन एन, और इनके पावर्स को मैं कह देता हूँ z to the power n, but n can be any integer, it can be negative as well, right? So अगर ये बात सही है तो z goes to z plus this thing। अब आप एप्सिलॉन n को n जो है ऑब्वियसली इन्फिनिटली मैनी है एप्सिलॉन n's, तो डिफरेंट एप्सिलॉन n's को आप डिफरेंट तरह की ट्रांसफॉर्मेशन के जनरेट के पैरामीटर्स के तौर पे ट्रीट कर सकते हो। तो जनरेटर्स फाइंड करने का तरीका जो हमने कुछ लेक्चर्स में कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के जब हमने जनरेटर्स फाइंड किए थे, तो वहाँ पे मैंने बात की थी कि जनरेटर्स फाइंड करने के लिए हमें इस तरह से कुछ करना पड़ता है कि अगर सपोज करो कि x गोज़ टू समथिंग जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो 1 प्लस पैरामीटर टाइम्स समथिंग मल्टीप्लाइड बाय x, तो ये समथिंग जो है ये जनरेटर होता है, राइट। तो इसी तरीके से अगर मैं इस इक्वेशन को भी लिख सकूँ, इसको मैं यूँ लिखता हूँ अब कि z प्राइम इज़ इक्वल टू दिस थिंग। सो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से कि z प्लस दिस थिंग ओके। अब यहाँ पे एंड में z नहीं है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं पार्शल z लिख दूँ। अगर पार्शल z का मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू z, बट दैट्स 1, राइट। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो मैं अब इसको यूँ लिख सकता हूँ 1 प्लस दिस थिंग एप्सिलॉन कह रहा हूँ पार्शल टाइम्स z। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स ये हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है, यानी कि z टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय द पार्शल थिंग, दैट्स अ जनरेटर, राइट, फॉर सम ट्रांसफॉर्मेशन। सो इन जनरेटर्स को मैं कोई नाम देता हूँ। सपोज करें कि इसको नाम दे देते हैं हम आर एन। सो आर एन इज़ z टू द पावर n पार्शल, ठीक है। इसी तरीके से z प्राइम की ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ 1 प्लस n इज़ एन इंटीजर। तो इसको अब इनके कोएफिशिएंट्स को मैं अब एप्सिलॉन n बार कहूँगा। सो z बार n पार्शल बार मल्टीप्लाइड बाय z बार, ये जगह नहीं है वरना मैं z बार लिखता साइड पे। सो इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ आर एन बार इज़ इक्वल टू z प्राइम बार z बार n पार्शल बार। अब हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो आर एनज हैं, ये जो ऊपर मैंने लिखे हैं जनरेटर्स, ये किस तरह का एलजबरा या फिर सेटिस्फाई करते हैं, या फिर इन अदर वर्ड्स इनके कम्यूटेटर्स क्या हैं एक दूसरे के साथ। सो हम कैलकुलेट करेंगे आर एन कम्यूटेटर, और हमें पता है कि इसमें एक पार्शियल डेरिवेटिव है जेड के रिस्पेक्ट, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे फंक्शंस पे एक्ट करेंगे जो कि जेड पे डिपेंड करते हैं। लेकिन जनरलिटी के लिए मैं ऐसे फंक्शंस कंसिडर कर लेता हूँ जो कि जेड और जेड बार दोनों पे डिपेंड कर सकते हैं। सो हम देखेंगे कि इनका एक्शन क्या है ऐसे फंक्शंस के ऊपर। सो आर एम का एक्सप्रेशन जो है वो है जेड पावर एम पार्शल जेड पावर एन पार्शल, और मैं अब सिर्फ एफ लिखूँगा। अंडरस्टूड है कि एफ जेड और जेड बार दोनों पे डिपेंड करता है। सो कम्यूटेटर का मतलब ये है कि पहले ये एक्ट करेगा और फिर ये एक्ट करेगा, राइट। सो इसको अगर मैं प्रोडक्ट टूल लगा के ओपन करूं तो मेरे पास कुछ यूँ बनता है। ये पहली टर्म को ओपन किया है मैंने, और अब ये दूसरी टर्म है। अब देख सकते हो कि ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, और अब मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से कि माइनस, मैंने माइनस किसी वजह से निकाला है बाहर, बल्कि ओके नहीं अभी नहीं निकालते, चले माइनस एम
z पावर n प्लस m माइनस वन पार्शल f। सो हमें ये याद करने की ज़रूरत है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है दैट्स नथिंग बट m आर एम प्लस एन माइनस वन, बिकॉज आर एम की डेफिनेशन थी z पावर m माइनस मल्टीप्लाइड बाई पार्शल, राइट, multiplied by I'm sorry multiplied by f, multiplied बल्कि acting on f। तो ये मैं रिमाइंड करवाऊँ कि ये था आर एम आर एन एक्टिंग ऑन एफ, जिसका ये मतलब है कि आर एन इज़ एन माइनस एम, सॉरी इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एन माइनस एम आर एन प्लस एम माइनस वन। अब ये एक एल्जेब्रा है जो कि ये सेटिस्फाई करते हैं आर्स। आप एग्जैक्टली ये शो कर सकते हो कि चूँकि आर और आर बार की जो फॉर्म है वो सेम है, तो अब ये चेक कर सकते हो कि आर बार्स जो हैं वो भी सेम एल्जेब्रा सेटिस्फाई करते हैं, राइट। और दूसरी चीज़ जो हम चेक कर सकते हैं बहुत आराम से वो ये है कि आर और आर बार्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं। ये भी आप चेक कर सकते हो, ये बहुत आसान है, ठीक है, ये चेक करना। अब हम एक काम करते हैं कि ये जो एल्जब्रा की फॉर्म है ये ठीक है, ये एल्जब्रा तो है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हम ना इसको रीनेम करेंगे आर जनरेटर्स को एक तरीके से सच दैट कि एल्जब्रा की जो फॉर्म है वो थोड़ी सी डिज़ायरेबल फॉर्म बन जाए। तो हम ये काम करेंगे कि आर एन जो है, पहले हम देखते हैं कि उसकी फॉर्म क्या है। उसकी फॉर्म है z टू द पावर n पार्शल। सो अब मैं एक नई तरह के जनरेटर्स डिफ़ाइन करूँगा जिनको मैं कहूँगा एल एन, और उनकी डेफिनेशन है ये कि माइनस आर एन प्लस वन, राइट। सो ये करने से फ़ायदा क्या होगा, हम देखते हैं। होगा ये कि अलजबरा की जो फॉर्म है वो ज़्यादा एलिगेंट बन जाएगी। सो इसका मतलब ये है कि मैं ये भी लिख सकता हूँ कि आर एन इज़ इक्वल टू माइनस एल एन माइनस वन, ठीक है। ओके, सो अब अगर ये बात सही है तो मैं जो एल्जब्रा आर सेटिस्फाई करते हैं उसको मैं लिख सकता हूँ एल की टर्म्स में। सो आर एन इज़ इक्वल टू एन माइनस एम आर एन प्लस एन माइनस वन, ठीक है। सो अब अगर मैं ये ऊपर वाली डेफिनेशन रेड कलर में जो है आर, जो आर को एक्सप्रेस करती है एल की टर्म्स में, अगर मैं वो लिखूँ तो ये बनता है माइनस एल एम माइनस वन माइनस एल एन माइनस वन इक्वल्स एन माइनस एम माइनस एल एम प्लस एन माइनस वन, लेकिन अब ये माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। अब एक कुछ चीज़ें हम इमीडिएटली देख सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि ये माइनस जो है ये कर देगा इसको m माइनस एन। और लास्ट चीज़ ये कि अगर हम m माइनस एन, क्योंकि m जो है वो कोई भी इंटीजर है, राइट, तो इसको अगर हम m लिखें, रीनेम कर दें, अगर हम n माइनस एम को अगर हम m का n कर दें तो इसका मतलब ये होगा कि n प्लस एन माइनस टू जो है दैट्स जस्ट m प्लस एन। ये आप देख सकते हो, वो इसलिए क्योंकि ये जो है ये इक्वल है m माइनस वन प्लस एन माइनस वन, लेकिन m माइनस वन तो m हो गया है और n माइनस वन जो है वो n हो गया है, तो इसलिए ये m प्लस एन आएगा। तो इसका मतलब है कि मैं अलजबरा को इस तरह लिख सकता हूँ एल एन m माइनस एन एल m प्लस एन। सो ये बहुत बेहतर फॉर्म है इस अलजबरा की। और मैं अगर आपको याद कराऊँ तो मैंने डिफ़ाइन इस तरह से किया था कि एल एन इज़ माइनस आर एन प्लस वन। तो आर एन की जो डेफिनेशन थी अगर मैं वो यूज़ करूँ तो ये बनता है एन प्लस वन पार्शल। तो ये एल एन की डेफिनेशन है, ये काफ़ी ज़रूरी डेफिनेशन है, इसलिए मैं इसको मैं यूज़ करूँगा बाद में। सो अब आप ये भी देख सकते हो कि अगर मैं इसी तरीके से एल एन बार डिफ़ाइन करूँ जो कि इक्वल हो आर बार एन प्लस वन, तो इसका मतलब होगा कि एल एन बार इज़ इक्वल टू माइनस जेड बार एन प्लस वन पार्शल बार, ठीक है। और ये डिफ़ाइन करने से भी अगेन ये जो अलजबरा है ये सेम अलजबरा बनेगा जो कि मैंने ऊपर लिखा है, दैट्स m माइनस एन एल बार एन प्लस एम। और अगेन आप ये भी देख सकते हो, काफ़ी ट्रिवियल है देखना ये कि ये दोनों अभी भी कम्यूट करते हैं, राइट। सो ये दोनों अलजबराज, और मैं पहला अलजबरा दोबारा लिख दूँ जो कि सेम है एल बार अलजबरा के, अलजबरा से सेम है वो है कुछ यूँ। सो इस अलजबरा को हम कहते हैं विट अलजबरा, जो कि बहुत ज़रूरी है कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी के लिए।
और इसका ताल्लुक कुछ हद तक स्ट्रिंग थ्योरी से भी है। वो इसलिए है क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी में एक और अलजबरा यूज़ होता है जो कि रिलेटेड है बिट अलजबरा से, और उसको हम स्टडी करेंगे बिकॉज वो कन्फॉर्मल थ्योरी के लिए भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, जिसको हम कहते हैं वेरासोरो अलजबरा। लेकिन ये बिट अलजबरा काफ़ी हद तक सेम है वेरासोरो अलजबरा से, जो कि हम बाद में स्टडी करेंगे। सो ये बिट अलजबरा जो है, इसमें आप देख सकते हो कि कितने जनरेटर्स हैं। इसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ जनरेटर्स है बिकॉज n और m जो हैं ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इट्स एन इन्फिनिट डायमेंशनल अलजबरा। और अगेन आप देख सकते हो कि चूँकि ये ज़ीरो है, इसका मतलब ये है कि जो जनरेटर्स z को ट्रांसफॉर्म करते हैं और जो जनरेटर्स z प्राइम को ट्रांसफॉर्म करते हैं, दे जस्ट कम्यूट विद ईच अदर। इसका मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, राइट। तो ये बहुत अच्छा क्या कहते हैं फैक्ट है जो कि मोटिवेट करता है हमारे उस अजम्पशन को कि z और z बार को हम कई दफ़ा इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स के तौर पे लिख सकते हैं बिकॉज दे ट्रांसफॉर्म इंडिपेंडेंटली। ओके, सो अब इसमें एक और चीज़ है जो कि एड्रेस करना ज़रूरी है, फिर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमारे पास एक अलजबरा है जो कि इन्फिनिट डायमेंशनल अलजबरा है, लेकिन क्या ये बात सही है कि इन तमाम इन्फिनिट जनरेटर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ग्रुप है ये जो कि ग्लोबली डिफाइंड ग्रुप है, ये राइट। क्योंकि एक जनरेटर का मतलब है एक पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं कह ये रहा हूँ कि क्या हर जनरेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है जो कि ग्लोबली डिफाइंड है, यानी कि हर जगह पे डिफाइंड है, हर पॉइंट पे डिफाइंड है? वेल, आंसर है नहीं। और उसकी रीज़न ये है कि हम देख सकते हैं कि इनमें से कुछ जनरेटर्स हैं जो कि ब्लो अप कर जाते हैं व्हेन जेड गो टू पर्टिकुलर वैल्यूज़। ब्लो अप करने का मतलब है कि सिंगुलैरिटी है, वो जनरेटर जो है वो इन्फिनिट हो जाते हैं। सो हम देखेंगे कि वो कौन से जनरेटर्स हैं जो कि ग्लोबली डिफाइंड हैं, यानी कि वो कहीं पे भी इन्फिनिट नहीं होते हैं। और सिर्फ वही जनरेटर्स हैं जो कि ग्लोबली डिफाइंड कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस को कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस कहला सकते हैं। जो जनरेटर्स यानी कि उन जनरेटर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो ट्रांसफॉर्मेशंस ग्लोबली डिफाइंड कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस कहला सकती हैं। और फिर हम देखेंगे कि वो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो कौन सी कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस है, ये भी हम देखेंगे। सो अब हम बात करते हैं ग्लोबली डिफाइंड जनरेटर्स की। सो हम अगर एल एन की का एक्सप्रेशन देखें, सो इट्स दिस थिंग, राइट। सो अब आप ये देख सकते हो कि n कैन बी एनी इंटीजर, राइट। तो अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ओके व्हाट इफ़ z गोज़ टू ज़ीरो। तो एल एन जो है वो कहाँ किस चीज़ को अप्रोच करता है। हम ये रिक्वायर करते हैं कि एल एन जो है वो ब्लो अप नहीं करना चाहिए, उसको इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि एल एन शुड नॉट गो टू इन्फिनिटी। लेकिन हमें यह पता है कि अगर z गोज़ टू ज़ीरो तो अगर 1/z या फिर 1/some पॉजिटिव पावर ऑफ z हो तो इट विल गो टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि अगर z की कोई पावर हो, ये जैसे कि यहाँ पे n⁻1 है, तो n+1 जो है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ये नेगेटिव हो तो इट विल बी समथिंग लाइक 1/z पावर z सम पॉजिटिव पावर। तो वो 1/z टाइप चीज़ें जो हैं वो हमेशा इन्फिनिटी को जाती हैं जब z गोज़ टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि n+1 शुड नॉट बी नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि इट शुड बी पॉजिटिव और ज़ीरो। इसका मतलब है कि n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है। बट क्या ये वाहिद रिस्ट्रिक्शन है इनके ऊपर? कोई और रिस्ट्रिक्शन हम लेकर आ सकते हैं? वेल, उसके लिए मुझे एक पॉइंट एड्रेस करने की ज़रूरत है। मैं अब ये चाहता हूँ कि हम ये क्वेश्चन पूछें कि व्हाट हैपन्स इफ़ z गोज़ टू इन्फिनिटी। बट वेट, क्या इन्फिनिटी को हम जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है उसका हिस्सा मान रहे हैं या नहीं? वेल, ज़्यादातर नहीं माना जाता इसको हिस्सा, लेकिन बात यह है कि हम देखेंगे कि स्ट्रिंग थ्योरी के लिए ये ज़रूरी है कि हम कैलकुलेशंस करें रीमान स्फीयर के ऊपर। रीमान स्फीयर का मतलब ये होता है कि सपोज़ करो कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है और ये कॉम्प्लेक्स प्लेन का ओरिजिन है, राइट। तो हम एक स्फीयर बनाते हैं जो कि इस तरह आधा ऊपर है और आधा नीचे है, और उसका सेंटर इस कोइंसीड करता है इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के ओरिजिन से, और इसका रेडियस 1 ले लेते हैं, राइट। फिर हम ये कर सकते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पे मौजूद हर पॉइंट को मैप कर सकते हैं इस स्फीयर के ऊपर। कैसे कर सकते हैं? वो इस तरह कर सकते हैं कि आप ये इसको आप नॉर्थ पोल कह दो इस सर्कल का, इस स्फीयर का, और फिर आपने सपोज करो इस पॉइंट P को मैप करना है स्फीयर पे। तो उसका तरीका ये है कि आप इस नॉर्थ पोल से इस पॉइंट तक एक लाइन बनाओ, और ये लाइन जहाँ पे भी इस स्फीयर को कट करेगी वो दरअसल इस पॉइंट P का इमेज है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि हर पॉइंट एक
यूनिक पॉइंट के ऊपर मैप होता है इस तरह से, सिवाय ऑल द पॉइंट्स दैट आर एट इन्फिनिटी, बिकॉज इन्फिनिटी हर जगह से आती है। अगर आप कॉम्प्लेक्स में देखो तो जिस डायरेक्शन में आप देखो तो वहाँ पे इन्फिनिटी है। लेकिन आप देख सकते हो कि अगर हम यही इस तरीके से मैपिंग करें तो ये जितने भी पॉइंट्स होंगे इन्फिनिटी पे, जितने भी डायरेक्शंस में हैं, वो सब के सब मैप होते हैं इस नॉर्थ पोल के ऊपर, राइट। तो सिर्फ इन्फिनिटी पे जो पॉइंट्स हैं उनके अलावा हर पॉइंट का एक यूनिक मैप है इस स्फीयर के ऊपर। सो इसीलिए आप कई दफ़ा देखोगे कि सी एफ टी के टेक्स्ट में लिखा होता है पॉइंट एट इन्फिनिटी। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है कि व्हाट यू मीन बाय पॉइंट एट इन्फिनिटी, बिकॉज इन्फिनिटी पे तो कई सारे पॉइंट्स हैं। उनका मतलब होता है कि जो रीमान स्फीयर, ये जो ब्लू स्फीयर है इसको हम रीमान स्फीयर भी कहते हैं। सो इट्स रीमान स्फीयर। तो उनका मतलब ये होता है कि रीमान स्फीयर का जो नॉर्थ पोल है, दैट्स द पॉइंट एट इन्फिनिटी, दैट्स अ यूनिक पॉइंट, राइट। सो इस मैपिंग को, ये जो मैंने मैपिंग आपको बताई है, इसको हम स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन भी कहते हैं। कई दफ़ा आई थिंक स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ज़्यादातर यूज़ होता है कि एक स्फेयर से प्लेन के ऊपर मैप करने को हम ज़्यादातर स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं, लेकिन इसको उल्टे को भी आप कह सकते हो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, राइट। सो अब ये रहा है कि अगर हम रीमान स्फेयर पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है स्ट्रिंग थ्योरी के लिए, अगर आप ट्री लेवल डायाग्राम्स स्ट्रिंग थ्योरी में होती हैं, ट्री लेवल डायाग्राम्स अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो इट्स काइंड ऑफ लाइक डूइंग CFT ऑन अर स्फेयर। अगर आपके पास एक वन लूप डायाग्राम्स अगर आपने कैलकुलेट करनी है स्ट्रिंग थ्योरी में, तो यू हैव टू डू CFT ऑन अ टोरस, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे इस कोर्स के अंदर। ओके, सो अब जो पॉइंट मैं एड्रेस करना चाह रहा था वो ये है कि द पॉइंट एट इन्फिनिटी इज़ अ पॉइंट जो कि हमारी थ्योरी के अंदर है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग डूइंग CFT ऑन अ रीमान स्फीयर। सो इसका मतलब है कि मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि इफ़ z गोज़ टू इन्फिनिटी, वरना अगर मैं ये ना वजाहत करता कि द पॉइंट एट इन्फिनिटी इज़ अ लेजिटिमेट पॉइंट, तो फिर मैं ये नहीं कह सकता था कि z गोज़ टू इन्फिनिटी, राइट। सो इफ़ z गोज़ टू इन्फिनिटी तो ये जनरेटर्स हैं इनको अगेन ब्लो अप नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो इस जनरेटर्स का जो एक्सप्रेशन है वो मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, राइट। सो इसका इस क्वेश्चन को देखने का तरीका, क्वेश्चन की है कि कौन सी वैल्यूज़ हैं n की जिनके लिए जनरेटर्स ब्लो अप नहीं करेगा व्हेन z गोज़ टू इन्फिनिटी। तो ये क्वेश्चन को आंसर करने का एक आसान तरीका जो है वो ये है कि आप एक नया वेरिएबल डिफाइन करो w, जो कि है 1/z, राइट। तो इफ़ z गोज़ टू इन्फिनिटी, इसका मतलब ये है कि w गोज़ टू 0, राइट। और आप ये जनरेटर जो है ln, इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ w। सो पहली बात तो ये है कि z पावर n+1 ये सिंपली बन जाएगा w पावर -n-1। दूसरी बात ये कि जो पार्शल है, जो कि पार्शल ओवर पार्शल z, दैट्स नथिंग बट पार्शल w ओवर पार्शल z, पार्शल ओवर पार्शल w, जिसको आप लिख सकते हो -1/z², और इसको मैं पार्शल w लिख दूंगा। पार्शल w का मतलब है पार्शल ओवर पार्शल w, बट -1/z² इज़ नथिंग बट -w पावर -1, सो इट्स पार्शल w, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जनरेटर है जो कि था इस तरह से, इसको लिख सकते हो आप w पावर -n-1 -w पावर -1 पार्शल w। तो इसको आप लिख सकते हो w पावर 1 - n पार्शल w। अब इफ़ w गोज़ टू 0 तो अगेन जो w की पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पहले वाला आर्ग्यूमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि 1 - n शुड नॉट बी नेगेटिव, इसका मतलब है कि n हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जिसका ये मतलब है कि n हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये दूसरी कंडीशन है n के ऊपर। तो पहली कंडीशन क्या थी n के ऊपर? पहली कंडीशन थी कि n हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। दूसरी कंडीशन ये है कि n हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू 1, जिसका ये मतलब है कि n हैज़ टू बी बिटवीन 1 एंड -1 इंक्लूसिव, यानी कि 1 और -1 भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि n हैज़ टू बी -1, 0 और 1। और ये मैंने ln के लिए किया है, ये सेम आर्ग्यूमेंट l बार n के लिए भी जाता है। इसका मतलब ये है कि ग्लोबली डिफाइंड जनरेटर्स जो हैं वो हैं सिर्फ ये l-1, l0, l1, l बार -1, l बार 0 एंड l बार 1, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये सिर्फ 6 जनरेटर हैं जो कि ग्लोबली डिफाइंड ट्रांसफॉर्मेशंस देते हैं,
और जो कन्फॉर्मल ग्रुप होगा जो कि फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशंस का ग्रुप है जो कि कन्फॉर्मल है, वो सिर्फ इन 6 जनरेटर से बनना चाहिए। तो अभी क्वेश्चन उठता है कि ये जो डिफरेंट जनरेटर्स हैं ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस के कॉरिस्पॉन्ड करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर और 2 डायमेंशंस में कन्फॉर्मल ग्रुप क्या है इस क्वेश्चन का आंसर ये हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।